नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। धराली क्षेत्र आपदा प्रभावितों के लिए राहत अभियान जारी। हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही खाद्य एवं राहत सामग्री। 3 बजे तक गंगनानी के वैली ब्रिज से आवाजाही की उम्मीद। भारत के किसानों की आय में वृद्धि का जरिया बन रहा बायोफ्यूल, विदेशी मुद्रा की भी हो रही बचत। राजधानी देहरादून में पारंपरिक पहाड़ी शैली में चल रहा सौंदर्यीकरण का काम। 10 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी योजना। और अब समाचार विस्तार से। धराली क्षेत्र आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर से चल रहे राहत अभियान का सिलसिला आज भी जारी है। आज सुबह मौसम खराब होने के कारण हेली ऑपरेशन लगभग 9:45 बजे से शुरू हो पाया। मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रभावितों के लिए खाद्य एवं राहत सामग्री हर्षिल हेलीपैड तक भेजी जा रही है। हेलीकॉप्टर से वापसी में आपदा प्रभावित क्षेत्र से जरूरतमंद लोगों को मातली पहुंचाने का नियमित सिलसिला भी शुरू हो गया है। हेली ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों द्वारा अब तक 260 से भी अधिक फेरे लगाए जा चुके हैं। इस अभियान में मातली हेलीपैड से 8 हेलीकॉप्टर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से भी सेना के चिनूक, MI, ALH तथा चीता हेलीकॉप्टर भी हेली रेस्क्यू अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। गंगनानी के पास लिमचा में आपदा से बह चुके पुल के स्थान पर वैली ब्रिज बनाने का काम अंतिम चरण में है। आज दोपहर 3 बजे तक इसमें आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है। ब्रिज तैयार करने में जुटे सेना के जवानों से हमारे संवाददाता दिग्वीर बिष्ट ने बात की। गंगोत्री नेशनल हाईवे का लिमचा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और ठीक मैं आपको दिखा सकता हूं। आप देखिए, जो लिमचा ब्रिज है अब कंप्लीट है और थोड़ी देर में इसमें आवाजाही होनी शुरू हो जाएगी। और हमारे साथ है आर्मी के जी, आप बताएं कि इस पुल को बनाने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। देखिए जी, यहाँ फ्लड वगैरह चल रहा है और स्पेस कम होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ा। आप जैसे देख रहे हो कि आगे भी जगह नहीं है और जगह कम होने की वजह से हम लोगों ने इसमें पोकलैंड की मदद से काउंटरवेट देके और 35 फीट टोटल बैक स्पेस है और इस बैक स्पेस को बनाने में काउंटरवेट देके और हमने ये 90 फीट ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज को बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। जो हमको बिहारों के साथ मिलकर जो काम करना पड़ा है वो काफी महत्वपूर्ण रहा और हमारे पास जो बैक स्पेस कम होने की वजह से हमने पोकलैंड का इस्तेमाल करते हुए ब्रिज को पार किया है और आज इस ब्रिज को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आने जाने के लिए सभी चीजों को सुविधा होगी। अच्छा, इससे आगे भी है कुछ आपका टारगेट? नहीं सर, आगे कुछ नहीं होता है जी बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि जो गंगोत्री नेशनल हाईवे का लिमचा ब्रिज है गंगनानी के पास, तो अब बनकर तैयार हो जाएगा और दोपहर बाद इस पे आवाजाही होनी शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्वीर बिष्ट। भारत में स्वच्छ ऊर्जा के रूप में बायोफ्यूल एक गेम चेंजर बनकर उभरा है। साल 2014 में इथेनॉल मिश्रण जहां 1.5% था, वहीं अब 2025 में लगभग 20% तक पहुंच चुका है। नतीजा, प्रदूषण में कमी, किसानों की आय में वृद्धि और विदेशी मुद्रा में भारी बचत। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर देखिए ये रिपोर्ट। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन। ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। दुनिया भर में जलवायु संकट की चेतावनी के बीच भारत ने ऊर्जा के स्वच्छ छलांग लगाई है। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन अब सिर्फ पर्यावरणीय जरूरत नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम बन चुका है।
पौधों के अवशेष और पशु अपशिष्ट से बनने वाला यह ईंधन प्रदूषण तो कम करता ही है, साथ ही गांवों में रोजगार भी पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग जहां 1.5% थी, वह 2023 में बढ़कर 12% तक पहुंच गई। देहरादून के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों सौंदर्यीकरण की कार्यवाही चल रही है। कुठाल गेट और साईं मंदिर पर लाइटिंग और पारंपरिक पहाड़ी शैली में सजावट का काम अंतिम चरण में है। यहां राज्य की संस्कृति, लोक परंपरा और आंदोलनकारी स्मृतियों को दर्शाने वाले भित्ति चित्र और कलाकृतियां लगाई जा रही हैं, ताकि आगंतुकों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का परिचय मिल सके। स्मार्ट सिटी बजट से 10 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 11 प्रमुख स्थानों पर नई ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं, जिनमें महाराणा प्रताप चौक, नालापानी चौक, मोथरोवाला, आईटी पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर शामिल हैं। इसके अलावा प्रेमनगर, सुद्धोवाला, रांगड़वाला, धूलकोट, सेलाकुई और डाक पत्थर तिराहों पर काम तेजी से जारी है। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज उड़ामांडा में पढ़ना छात्रों के लिए एक चुनौती बन चुका है। भवन जर्जर है, खिड़की दरवाजे नहीं हैं और बिजली तक की सुविधा नहीं है। ये तस्वीरें किसी सुनसान इमारत की नहीं, बल्कि चमोली जनपद के दूरस्थ क्षेत्र उड़ामांडा के राजकीय इंटर कॉलेज की हैं, जहां 140 छात्र छात्राएं रोजाना पठन पाठन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन भवन की जर्जर स्थिति इनकी पढ़ाई में बड़ी बाधा बन चुकी है। विद्यालय का मुख्य भवन सालों से मरम्मत की बाट जोह रहा है और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण पिछले 4 सालों से अधूरा पड़ा है। इन कक्षों में खिड़की दरवाजे न होने से बाहरी लोग इन कक्षों को गंदा कर जाते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य KL टमटा ने कहा कि वे 20 साल से इस विद्यालय में हैं, लेकिन विद्यालय की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। 2005 में जब मैं यहाँ पे आया था, तब यही स्थिति और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। कई बार हमने भी विभाग को लिखा, उच्च अधिकारियों को लिखा, और भवन की इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि अब वहाँ बच्चों के बैठने लायक बिल्कुल नहीं रह गया है। और हमने ऐसे ही निर्माणाधीन जो नए भवन बन रहे उन पे बच्चों की बैठने की व्यवस्था की है। कई कमरों में पार्टीशन करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। स्कूल की शिक्षिकाएं भी इस बदहाल व्यवस्था से जूझ रही हैं। उनके लिए बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं है और पढ़ाई को लेकर भी मुश्किलें रोज सामने आती हैं। समस्या यहाँ पर जो हम फेस करते हैं वो है पहले तो बिल्डिंग की। हमारे पास एक प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है जिसमें कि हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएं। जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है वो इतनी जर्जर हो गई है कि उसमें अब बच्चों को हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से वो अब ठीक भी नहीं है। और जो सेपरेट कमरे हमें दिए गए हैं, जिनमें कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ये था कि हम केमिस्ट्री लैब बनाएंगे, बायो लैब बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, बट अब हमको उन कमरों में बच्चों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। साथ में फिर हमारे यहाँ पे जो भवन 2 बने भी हैं उसमें दरवाजे भी नहीं है। और कभी कभार क्या होता है, छुट्टी के वक्त या शाम के वक्त वहाँ पे जैसे बाहर के लोग शायद से आकर वहाँ पे बैठते हैं, जो भी करते होंगे, कि हमें इससे पता चलता है वहाँ पे ना गंदगी की रहती है। इससे पता चलता है कि बाहर के लोग आते होंगे वहाँ पे शाम के वक्त जब स्कूल बंद हो जाती है। छात्र छात्राएं भी इस स्थिति से नाखुश हैं। कोई कंप्यूटर कक्ष में एडजस्ट होकर पढ़ाई कर रहा है तो कोई फर्नीचर की शिफ्टिंग में लगा है। तो जहाँ हम पहले मेस पढ़ते थे वहाँ अब गर्ल्स कॉमन रूम बना दिया है, लेकिन वहाँ पे मैम लोगों को भी बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी टपक रहा है और ना ही हमारे लिए बैठने के लिए मेस का एक दूसरा कमरा है। तो हम एक छोटा सा कमरा है यहाँ कंप्यूटर रूम, उसी में एडजस्ट होके पढ़ाई करते हैं। और ऊपर भी कई कमरों में अभी दरवाजे खिड़कियाँ नहीं लगी हैं। जो यहाँ 6th 7th बैठती है वहाँ वो बने हुए हैं कमरे पर, वहाँ दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। वहाँ का सामान हर वक्त शिफ्ट करना पड़ता है ऊपर दरवाजे वाले कमरे में, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। 6th 7th वालों के लिए बैठने के लिए नहीं है ढंग से। देहरादून के डोईवाला स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर शनिवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जंगली हाथी अचानक हाईवे पर आ पहुंचा और एक कार पर हमला कर दिया। लच्छीवाला नेचर पार्क से निकलकर हाथी सीधे टोल प्लाजा पर पहुंचा और वहां जमकर उत्पात मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाथी ने सबसे पहले टोल प्लाजा कार्यालय के पास स्थित VIP लेन में लगे बैरियर को गिरा दिया। इसी दौरान हाथी ने एक कार को भी धक्का दे दिया, जिससे कार का पिछला शीशा टूट गया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।